Este Dios. क्या इजराइल और ईरान की लड़ाई में अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है? इस सवाल का जवाब तो हमें नहीं मिला, लेकिन 16 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ गतिविधियों ने इसकी प्रासंगिकता, इस सवाल की प्रासंगिकता 1000 गुना बढ़ा दी है। क्या क्या किया उन्होंने? 16 जून को कनाडा में G7 का शिखर सम्मेलन चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद थे। वहां से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल का जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर एक पोस्ट लिखा, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान, यानी सबको तेहरान तुरंत खाली कर देना चाहिए। इसके बाद तेहरान से भारी ट्रैफिक की तस्वीरें आईं, लोग शहर छोड़ करके भाग रहे थे। ट्रंप ने इस पोस्ट को अपने अकाउंट पर पिन भी कर दिया है। दूसरी चीज ये हुई कि कुछ ही घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा बीच में रोक दिया, अपना बैग उठाया, उड़ान भरी और कनाडा से वॉशिंगटन लौट गए, जबकि G7 समिट में उन्हें एक दिन और रुकना था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी वहां से लौट गए। इसके बाद खबर आई कि ट्रंप ने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सिचुएशन रूम में तैयार रहने को उसको कहा है। सिचुएशन रूम व्हाइट हाउस का एक कमरा है। तनाव के हालात में यहीं से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन को बराक ओबामा ने यहीं से देखा था। उधर कनाडा से ट्रंप लौटे तो वहां मौजूद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बयान दिया, कहा कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने के लिए लौटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक युद्ध विराम प्रस्ताव सामने रखा गया है। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज की, उन्होंने फोन उठाया, ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया और लिखा कि पब्लिसिटी के भूखे इमैनुअल मैक्रों ने फिर गलती कर दी, बिल्कुल गलत। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्यों लौट रहा हूं। उसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। स्टे ट्यून्ड। इसके बाद भी ट्रंप ने कई पोस्ट किए, लिखा कि मैंने ईरान से शांति की किसी भी तरह की कोई अपील नहीं की, ये फेक न्यूज है। ईरान को हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए थी, इस तरह बहुत सी जिंदगियां बच सकती थीं। कनाडा से अमेरिका लौटने के दौरान अपने प्लेन एयरफोर्स 1 पर ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि हम सिर्फ सीज फायर नहीं चाहते, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है। ट्रंप ने जवाब दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण अंत, सिर्फ एक सीज फायर नहीं, संपूर्ण अंत। तो आज के शो में हम इन्हीं इशारों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ट्रंप आखिर कहना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, G7 समिट से वो अचानक क्यों लौटे। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश का राष्ट्रपति आर्थिक तौर पर दुनिया के 6 सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक सम्मेलन में था और उसको छोड़ करके लौट आया। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसमें, इस पूरी कहानी में क्या बदलाव हो सकते हैं? नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं टैलेंट टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sharda University and Higher. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले कुछ कहानियां सुनिए, इसमें कुछ किरदार भी आएंगे। 4 दिन हुए थे सिर्फ, इन 4 दिनों में भी चांदनी नहीं थी, घुप अंधेरा था और मिसाइलों की चकाचौंध थी। 4 दिन तक उन्होंने अपनी सेना की कमान संभाली, वॉर टाइम चीफ बने। चौथे रोज ईरानी सेना के एक बंकर में बैठे थे। खातम उल अंबिया कहते हैं इसे, सेना का सबसे अहम कमांड सेंटर है। यहीं अचानक बमबारी हुई और वॉर टाइम चीफ के तौर पर उनकी 5वीं सुबह नहीं हुई। कहा जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सबसे करीबी कमांडर थे। IRGC और रेगुलर आर्मी दोनों की कमान उनके पास थी। ये अली शादमानी की कहानी थी। इजरायली सेना का दावा है कि 17 जून को शादमानी मारे गए। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको जंग की इंटेंसिटी का अंदाजा हो। पिछले 4 दिनों में ऐसी खबरें आम हो गई हैं, एक के बाद एक ईरानी सेना के सीनियर कमांडर्स मारे जा रहे हैं। शादमानी दूसरे वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ थे जो इजरायली हमले में मारे गए। अब दूसरी कहानी सुनिए वीडियो की शक्ल में। वीडियो
ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग का है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में IRIB के हेडक्वार्टर्स पर एयर स्ट्राइक की। हमला उस वक्त हुआ जब स्टूडियो में लाइव न्यूज़ बुलेटिन ऑन एयर था, कैमरा चल रहे थे और धमाका लाइव टेलीकास्ट में रिकॉर्ड भी हो गया। लाइव स्टूडियो के बीच धमाके की गूंज सुनी गई और फिर घबराई हुई एंकर दिखाई दी जो अपनी सीट छोड़ करके दौड़ने लगती है, जान बचा करके भागती है। द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हमले से कुछ देर पहले ही उस इलाके को खाली करने की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा इस लड़ाई में क्या चल रहा है ये समझने के लिए एक मैप देखिए। दोनों तरफ से हुए हमलों को नक्शे पर इस मैप में हम दिखा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में ये हमले हुए हैं। ईरान की मिसाइलों ने उत्तरी और मध्य इजराइल को निशाना बनाया है। वहीं इजराइल ने न्यूक्लियर ठिकाने, ऑयल एंड गैस फील्ड्स के अलावा तेहरान में ही करीब 100 ठिकानों पर बमबारी की है। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. अब समझते हैं कि क्या अमेरिका इस जंग में कूद सकता है। इस सवाल से पहले ये समझते हैं कि अगर वाकई वो इस जंग में आता है तो क्या क्या हो सकता है। पहला सीन, अगर सीमित अमेरिकी दखल हो। इस स्थिति में अमेरिका खुद को नॉन फ्रंट लाइन बता सकता है, मतलब सीधा सीधा जंग में नहीं, लेकिन इजराइल को टेक्निकल मदद दे सकता है, एयर डिफेंस में साथ दे सकता है, हथियार दे सकता है, बड़े स्तर पर इंटेलिजेंस दे सकता है। ये सारी चीज़ें कुछ हद तक अमेरिका ने पहले ही साझा कर रखी हैं। इजराइल के ज़्यादातर हथियार अमेरिका से ही इंपोर्ट होते हैं। 1948 में इजराइल बना, शुरू में अमेरिका उसका सियासी साथी रहा। 1960 के बाद हथियार और सुरक्षा मदद देनी शुरू की। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की फौजी मदद भेजता है। ये मदद सिर्फ हथियार खरीदने के लिए होती है जिससे इजराइल अपने दुश्मनों से खुद को बचा सके। इतना ही नहीं, अमेरिका अपने खुद के हथियार भी इजराइल में स्टोर करता है जो ज़रूरत पड़ने पर मंजूरी के बाद इजरायली सेना इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो ईरान के चुप बैठने की संभावना भी कम है। ईरान के पास बड़ी लिस्ट है। कतर, बहरीन, इराक, कुवैत, इन सब जगहों पर अमेरिकी बेसिस हैं। ईरान ने पहले ही धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस ने इजराइल की मदद की तो वो उनके बेसिस पर भी हमला करेगा। और अगर अमेरिका के बेसिस पर हमला हुआ, उनके अड्डों पर हमला हुआ, किसी अमेरिकी सैनिक की जान गई, तो अमेरिका भी फुल स्केल एंट्री की ओर बढ़ सकता है। ट्रंप ने 17 जून को पत्रकारों से यही बात कही। बोले अगर उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ उन पर टूट पड़ेगा। ऐसा हुआ तो ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की बरसात हो सकती है। ईरान के हर मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। इराक, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस एक्टिवेट हो सकते हैं। समुद्र में अमेरिकी नेवी के कैरियर ग्रुप तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खौफ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हो सकता है। ये नक्शा देखिए, ईरान का सबसे रहस्यमयी न्यूक्लियर ठिकाना है फोर्दो। 2009 में इसका वजूद दुनिया के सामने आया, तभी से दुनिया इसे लेकर के सशंकित है। ये ईरान के कोम शहर के पास है। इसे पहाड़ों के भीतर बनाया गया है। करीब 5 सुरंगें हैं, मोटी कंक्रीट की दीवारें हैं। फोर्दो की मुख्य इमारत जमीन से 80 से 90 मीटर नीचे बताई जाती है। इतनी गहराई पर कोई बम नहीं पहुंच सकता। कम से कम इजराइल के पास तो ऐसा कोई हथियार नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के हमलों से यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका के पास ऐसे बम जरूर हैं। GBU-57 बम, इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं। ये 14 टन का बम होता है, जमीन के 60 मीटर नीचे तक हमला कर सकता है। लेकिन इसे गिराने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर चाहिए। ये सिर्फ अमेरिका के पास है, ना तो इजराइल के पास है, ना किसी और के पास। ये तो हुई फोर्दो की बात। ईरान के लगभग सभी ठिकाने अमेरिकी बमबारी में तबाह हो सकते हैं अगर अमेरिका इस स्तर पर उतरा तो। फोर्दो के अलावा सबसे कुख्यात साइट है नतान्ज। इसे अब तक के इजरायली हमलों में नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन सिर्फ जमीन के ऊपरी हिस्से को ही नुकसान हुआ है। IAEA का कहना है कि अंडरग्राउंड हिस्सा जस का तस है, उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की तो ईरान अपने सामने मौजूद सारे रास्ते एक साथ चुनना शुरू कर सकता है। वो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता नक्शे पर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये ईरान और ओमान UAE के बीच में पड़ता है और खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान की IRINN इस्लामिक
रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी सांसद इस्माइल कोसारी ने कहा है कि ईरान इस विकल्प पर विचार कर रहा है। इसको दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट माना जाता है। यहाँ से दुनिया के कुल तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन शिपिंग लेन और भी सक्रिय है, यानी इसे रोकना आसान है, इसका मुंह बंद करना आसान है। अगर ईरान होर्मुज को बंद कर देता है तो दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे और अमेरिका समेत बाकी देशों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरा रास्ता, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव हो सकते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हुती तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, तीनों एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। ये संगठन इजराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ हमले करता रहा है। इसको पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ईरान देता है। ईरान पिछले 45 बरस से इजराइल का जानी दुश्मन है। गजा वॉर के बीच उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिव किया, हमले बढ़ाए। फिलहाल उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को इजराइल ने कमज़ोर कर दिया है, लेकिन तनाव बढ़ा तो वो बची खुची ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। गजा से हमास इजराइल के खिलाफ और ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। हिजबुल्लाह उत्तर में लेबनान से रॉकेट बरसा सकता है। इसके अलावा एक फ्रंट और खुल सकता है, वो है यमन से। हुती वहाँ पर सक्रिय हैं, वो एक चरमपंथी शिया संगठन है। 2015 से यमन के अधिकतर हिस्से पर उनका कब्जा है, ईरान को उनका समर्थन है। यमन की सीमा लाल सागर से लगती है। इसी रास्ते से एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार होता है। 7 अक्टूबर के बाद से हुती विद्रोहियों ने कई देशों के जहाज़ों पर हमला किया। इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा। ट्रंप आए तो मार्च 2025 में उन्होंने हुतियों पर बमबारी करवाई। फिलहाल तो अमेरिका ने उन पर बमबारी रोक दी है, सीज़फायर डील कर ली है, लेकिन ईरान से लड़ाई बढ़ी तो हुती लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों को रोक सकते हैं, ये कोशिश कर सकते हैं। ईरान के पास एक आखिरी रास्ता भी है। अगर ख़तरा वजूद तक पहुंचे तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रफ्तार दे सकता है। हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी से ही बाहर निकल जाए। याद रखिए कि उसके पास 60% तक संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा स्टॉक है, जो एक फौरी बम बनाने के लिए काफ़ी हो सकता है। अब अमेरिकी दखलंदाजी के तीसरे सीन पर आते हैं। जंग का दायरा बढ़ सकता है। अगर अमेरिका जंग में घुसता है तो लड़ाई सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं रहेगी, ये पूरा मिडिल ईस्ट के मुद्दा बन जाएगा। सऊदी और यूएई पहले ही ईरान के निशाने पर हैं। अगर ईरान ने इनकी रिफाइनरीज पर हमला किया तो तेल की सप्लाई में बाधा आएगी। दूसरी तरफ ईरान की मदद को चीन और रूस उतर सकते हैं। हालांकि रूस खुद अभी एक जंग में व्यस्त है, ऐसे में उसकी दखलंदाजी की संभावना सबसे कम है। चलिए, ये तो हुए कुछ सिनेरियोज। अब कुछ एंड गेम्स के बारे में बात करते हैं कि अंजाम क्या हो सकते हैं। पहला एंड गेम, ईरान का सरेंडर। ये तभी मुमकिन है जब ईरान की न्यूक्लियर ताकत पूरी तरह तबाह कर दी जाए, उसके बड़े सैन्य जनरल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट सब खत्म कर दिए जाएं और साथ साथ ऐसा आर्थिक दबाव बने कि मुल्क के अंदर से ही सरकार हिलने लगे। अगर ऐसा होता है तो ईरान शायद किसी समझौते के लिए राजी हो। एक ऐसा समझौता जैसा 2003 में लिबिया ने किया था, जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, बदले में पाबंदियां हटी, सुरक्षा की गारंटी दी गई। अगर ये मॉडल ईरान में चलता है तो इजराइल और अमेरिका के लिए ये बड़ी जीत होगी। हालांकि ये सब तभी होगा जब अमेरिका, इजराइल बहुत तेजी से आगे बढ़ें और ईरान जवाब देने की हालत में ना बचे और आखिर में अपनी हार स्वीकार कर ले। दूसरा एंड गेम, एक लंबी थकाऊ जंग, यानी किसी की भी कोई निर्णायक जीत ना हो, बस बदले पर बदला चलता रहे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भुगतने वाले होंगे आम लोग। लाखों लोग घर छोड़ेंगे, तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल सकती है और सबसे बड़ी बात, जो न्यूक्लियर बातचीत अभी तक बची थी वो भी टूट जाएगी, उसकी भी आशा जाती रहेगी। युद्ध विराम और दोबारा लड़ाई का सिलसिला चलता रहेगा, शायद सालों तक, बिना किसी तय नतीजे के। तीसरा एंड गेम, तीसरे अंजाम की संभावना, एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है। अब सोचिए, अगर जंग हो गई और अमेरिका, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह नहीं मिटा पाते तो क्या होगा? ईरान एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। वो जिद पर आ सकता है कि अब हम बम बनाएंगे, वो भी खुलेआम, और इसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा। एक रीजनल रेस शुरू हो सकती है। माना जाता है कि अभी तक पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सिर्फ माना जाता है। ईरान के पास बम हुआ तो सऊदी अरब जैसे देश तुरंत अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। संभावना
संभावना है कि इजिप्ट और तुर्की भी पीछे ना रहें। पूरा इलाका न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर पहुंच सकता है। दुनिया का अप्रसार तंत्र ढह सकता है। फिर न ट्रीटी काम आएगी न IAEA। ये दुनिया के लिए सबसे खतरनाक नतीजा होगा। चौथा एंड गेम, एक नया समझौता, एक नई डील। अब अगर सब पार्टियां पीछे हटें, अगर होश के नाखून चबाएं, तो बातचीत की गुंजाइश अभी भी बची है। डिप्लोमेटिक रास्ता निकल सकता है। ईरान को एक न्यूक्लियर डील के लिए तैयार किया जा सकता है, जिसके तहत ईरान को 5% से नीचे यूरेनियम संवर्धन की लिमिट लगाई जा सकती है। IAEA की निगरानी कड़ी हो और सैंक्शंस धीरे धीरे हट जाएं। ये संभावना ईरान, इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छी हो सकती है। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है भरोसा, और भरोसा फिलहाल टूट चुका है। मौजूदा हालात में ये सबसे मुश्किल अंजाम है, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी भी, क्योंकि बाकी 3 रास्ते कहीं ना कहीं तबाही की ओर ले जा सकते हैं। हमने यही बात एक्सपर्ट से पूछी, जानकार से पूछी कि इन सारे एंड गेम्स में, इन सारे अंजामों में, संभावित अंजामों में आपको कौन सा अंजाम हकीकत में तब्दील होता हुआ ज़्यादा लगता है? देखिए, जैसे इजरायली गवर्नमेंट ने कहा है, या फिर इजराइल के राजदूत ने भी कल कहा, राजदूत जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने कल कहा कि उनके लिए एंड गेम है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को किसी भी तरह का खतरा ना रहे। ईरान की तरफ से या किसी भी और अरब देश की तरफ से, मिडिल ईस्टर्न देश की तरफ से, मुस्लिम देश की तरफ से, या फिर किसी भी देश की तरफ से उनके एग्जिस्टेंस को खतरा अगर होगा तो वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान की तरफ भी उनका एंड गेम ये है कि चाहे जिस तरह वो अचीव कर सकें, वो चाहते हैं कि ईरान की तरफ से इसराइल की एग्जिस्टेंस को जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो खत्म हो जाए। चाहे वो ईरान डिप्लोमेटिकली करे, और डिप्लोमेटिक का मतलब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा उनको, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो चाहे मिलिटरीली हो, बट उनका एंड गेम है कि ये खतरा टलना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? डोनाल्ड ट्रंप अब तक कहते रहे कि मैं नहीं चाहता कि इजराइल हमला करे, लेकिन फिर खुद ही ईरान को डेडलाइन भी दे दी, 60 दिन में डील करो वरना भुगतो, और अब उनका सिचुएशन रूम एक्टिव हो गया है। क्या वो ऐसा करके ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, या वाकई उनका इरादा जंग में शामिल होने का भी है? BBC में टॉम बेटमैन लिखते हैं, ट्रंप के पास 3 रास्ते हैं। पहला, नेतन्याहू के साथ जंग में कूदना। ट्रंप पर दबाव है कि इजराइल की तरह वो भी ईरान पर हमला करें। कुछ सलाहकार मानते हैं कि धमकी से ईरान झुकेगा। ट्रंप ने खुद कहा था कि हमला डील में मदद कर सकता है या उसे बर्बाद भी कर सकता है। दूसरा रास्ता है बीच का रास्ता। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होगा। उनके सलाहकार उन्हें और ना उलझने की सलाह दे रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स का कहना है कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। ट्रंप के पास तीसरा रास्ता है मागा लॉबी की सुनना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लॉबी। ट्रंप की अपनी ही पार्टी में अब कुछ आवाज़ें कह रही हैं कि अमेरिका को इस जंग से दूर रहना चाहिए। टकर कार्लसन जैसे ट्रंप समर्थकों ने कहा है कि इजराइल को छोड़ दो। हमने बाकी जानकारों से भी उनकी राय ली। देखिए, अमेरिका या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प का रोल इसमें ये होगा कि वो ईरान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएंगे, पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे कि जितनी जल्दी हो सके ईरान शांति समझौते की तरफ या फिर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की तरफ आए। अब उसके बाद की स्थिति और ज्यादा जटिल होगी, क्योंकि इजराइल तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक ईरान अपने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को IAEA के इंस्पेक्शन रेजिम के अंदर वापस नहीं लेके आता। और ईरान में क्या न्यूक्लियर वेपन बनने की तरफ दोबारा से कोई कोशिश जारी होगी, इसकी क्या गारंटी है? ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल सवाल है, और ये अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल सवाल होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प का रोल यहाँ पर ये होगा कि वो जितना हो सके उतना प्रेशर डाले ईरान के ऊपर, और वो यही चाहते हैं। वो ईरान की तरफ से नहीं सोच रहे हैं, वो इजराइल की तरफ से सोच रहे हैं, वो अपने देश की तरफ, अमेरिका की तरफ से सोच रहे हैं। और अमरीकी और इजरायली हित इस चीज में है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान उतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे, और अगर हो सके तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा छोड़ दे। उसकी आशंका भी कम लग रही है, उसके बदले ईरान काफी कुछ डिमांड करेगा, लेकिन ट्रम्प का रोल यही होगा कि किस तरह वो कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी कनाडा में चल रहे G7 समिट से जुड़ी हुई है। 17 जून को इसका दूसरा दिन था। समिट की कुछ खास बातें जानिए। G7 के नेताओं ने मिडिल ईस्ट, खासकर गजा में सीज फायर की मांग की है। हालांकि इजराइल, ईरान सीज फायर पर सब चुप्पी साधे रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट बीच में ही छोड़ करके वापस चले गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते ट्रंप को वापस लौटना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समिट में पहुंचे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री किन से मिले, क्या बात हुई और समिट की बड़ी उपलब्धियां और चुनौतियां क्या रहीं, इस पर हमने ललन टॉप शो में विस्तार से बात की है।
अब जरा 1956 का एक वाकया याद करिए। हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्बिंग के 1 साल बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग अमेरिका के एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे। पत्रकार का सवाल, एटम बम बनाने से दुनिया को कितना खतरा है? माओ का जवाब, एटम बम तो कागज का बाग है जिससे अमेरिका बाकी देशों को डराता है। बेशक ये खतरनाक है, लेकिन जंग का फैसला हथियार नहीं लोग करते हैं। तब ये जवाब बड़ी चर्चा में रहा था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब चीन ही दुनिया में सबसे तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री SIPRI की रिपोर्ट ने ये बात सामने रखी है। सिप्री एक इंटरनेशनल संस्था है जो दुनिया भर में हथियारों की संख्या, व्यापार, सैन्य खर्च और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े आंकड़े जमा करके उनका एनालिसिस करती है। सिप्री ने ईयर बुक 2025 नाम से रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ये 9 देश आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन के पास अब 600 न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें से 576 स्टोर में हैं और 24 तैनात हैं, यानी तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि चीन हर साल करीब 100 नए परमाणु हथियार बना रहा है और अगर यही रफ्तार रही तो 2035 तक चीन के पास 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रूस के पास, कुल 5244। चीन दूसरे नंबर पर आता है। भारत के पास अभी 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2024 में ये संख्या थी 172। भारत के पास नई कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें हैं जिन्हें खास ट्यूब में, कैनिस्टर में रखा जाता है। इन मिसाइलों में परमाणु हथियार पहले से ही लगे होते हैं। इसका मतलब है कि मिसाइल और परमाणु हथियार हमेशा जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं रखे जाते। ज़रूरत पड़ने पर इन मिसाइलों को तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास 172 परमाणु हथियार हैं। ललन टॉप ने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत में इजराइल के एम्बेसडर रुवेन अजार से बात भी की है। ये इंटरव्यू भी पब्लिश होने के बाद ज़रूर देखिएगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।